मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अबू धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का किया द्वारा, ईंटें रखकर की कार सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले प्रदेश में जल्द की जाए जाति आधारित जनगणना, कहा केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का किया जा रहा षड्यंत्र। बागेश्वर में किन्नरों के इलाके बेचने का वीडियो आया सामने, किन्नर रजनी रावत ने 2.5 करोड़ कैश देकर खरीदा इलाका, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में दवा दुकानों में पिछले 2 दिनों में 25 दुकानों में की गई छापेमारी, दवा दुकानों में मिल रही अव्यवस्था, 9 दुकानों को किया बंद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां कपकोट तहसील में आने वाली श्यामा जिला पंचायत की सड़कें विकास की पोल खोल रही है। क्षेत्र की सड़कों पर लंबे समय से डामरीकरण नहीं हुआ है, जिस कारण सड़कें चलने लायक तक नहीं बची है। खराब सड़कों से ग्रामीण लगातार परेशान हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सड़कों से परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल को ज्ञापन सौंपा है। मामले पर भूपेंद्र कोरंगा का कहना है कि लगभग सारी सड़कें ठीक है, ग्लेशियर के अंतिम गांव गोगिना कीमू को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। सड़कों की हालत को देखकर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि बदहाल सड़कों पर आवागमन करने के लिए यात्रियों ने सड़कों पर पत्थर बिछवा दिए, जिससे लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण सड़कें पूरी तरह अपना अस्तित्व खो रही है। की जिला पंचायत है, वहाँ पर जितनी भी रोडें हैं उनकी जो स्थिति है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। बरसात के वक्त में जैसे मुख्य सड़क की अगर मैं बात करूं तो सामा से लीती और लगभग ये 6-7 गांवों को जोड़ने वाली सड़क है जो गोगिना कीमू तक पहुंचती है। तो पीएमजीएसवाई में बरसात के वक्त में जो है टेंडर होता है, लेकिन जिसका वो टेंडर था उस व्यक्ति ने न वहाँ पर कोई मशीन छोड़ी, तो इन लोगों ने और जो सवारियाँ उन्होंने जो है रोड को साफ कराया। तो हमारा ये मांग है कि अब बरसात तो बीत चुका है, बरसात हो चुका है, खत्म हो चुकी है, बावजूद उसके उस रोड को क्यों नहीं सही किया जा रहा है। और हमारी साफ स्पष्ट सी मांग है कि 9 साल पहले जो उसमें डामरीकरण हुआ था और आज रोड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत गड्ढे हो चुके हैं, तो दोबारा से उन गड्ढों को भरा जाए और डामरीकरण किया जाए। ये सड़कों के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है, क्योंकि बरसात तक डामरीकरण नहीं हो पाता है। अभी डामरीकरण के लिए सीजन है, तो अभी फास्ट स्पीड से फुल फ्लैज उसमें डामरीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बीआरओ की रोड का भी जो ग्रिफ वाले कर रहे हैं वो भी डामरीकरण कर रहे हैं। जगह जगह पीडब्ल्यूडी की रोड का भी जो गड्ढा मुक्त का है और डामरीकरण का है वो चल रहा है। जहाँ तक ग्रामीण जो सड़क लेके आए थे गोगिना वाली, वो वाकई सड़क की हालत बहुत ख़राब है। मैंने खुद भी निरीक्षण किया है। वो पीएमजीएसवाई के मेंटेनेंस पीरियड में है, तो उनको निर्देशित किया गया था लास्ट टाइम भी कि बरसात के बाद तुरंत उस रोड को ठीक कर दे, नहीं तो ठेकेदार की जो जिम्मेदारी होगी वो तय होगी और उसकी जो राशि भी है और सिक्योरिटी वो हम जब्त करेंगे। तो ये पिछली जो सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग थी उनमें भी ये सारी सड़कों को उठाया गया है और इन सड़कों पर हम काम करा रहे हैं। तो ये अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन पर आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। आचार्य गोपाल मणि मसूरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त आचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मौके पर बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें 20 नवंबर को होने वाली विशाल रैली के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर आचार्य गोपाल मणि ने कहा कि 20 नवंबर को दिल्ली में गाय को गौ माता का दर्जा देने के लिए विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत पर्यटन नगरी मसूरी से की जानी है। राज्य सरकार की ओर से गाय को गौ माता का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस रैली में देश भर के गौ रक्षक भाग लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाए। बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है और जैसे कि आपको पता है मेरा भी एक अभियान है, गौ सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है एवं पर्यावरण रक्षा ही असली देश प्रेम। तो हम सब गौ भक्तों को मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी के पीछे चल के जो उनकी मांग है उसके लिए सबको मिलके मांग करनी चाहिए। और आज महाराज जी के माध्यम से ये भी पता चला कि हमारे राज्य सरकार से तो प्रस्ताव जा चुका है केंद्र को, तो मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ और विश्वास है कि केंद्र सरकार भी इसको पास करेगी और ये होना चाहिए। गौ माता जो कि जब अंग्रेज लोग इस देश के अंदर आए तो उन्होंने जो हमारे वेदों में पुराणों में गाय को माता का सम्मान दिया गया है, उस गौ माता को उन्होंने पशु का दर्जा दिया और जब गाय पशु हो गई तभी उसकी आज ये दुर्दशा जो हो रही है। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है ये 2008 से चल रहा है। दिल्ली के अंदर 3 बार
आंदोलन कर चुके हैं। ये चौथी बार है और इस बार गोपाष्टमी 20 नवंबर को पड़ रही है। पूरे देश के गौ भक्त इकट्ठे हो रहे हैं और भारत सरकार के सामने इस मांग को रख रहे हैं कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है, उसे माता का सम्मान दिया। हरिद्वार में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने ग्राम रावली महदूद में फूड ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया। खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों से बात करके उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही एटीएम मशीन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खुशी की बात है कि इस फूड ग्रेन एटीएम से कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने स्थानीय महिलाओं से वार्ता करके उन्हें फूड ग्रेन एटीएम मशीन के बारे में जानकारी दी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि फूड ग्रेन एटीएम योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों को एटीएम से अनाज प्राप्त करवाना है। मंत्री आर्या ने आगे कहा कि अमूमन राशन की दुकानों पर राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, जिससे लोगों को झंझट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण लोगों के समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इन्हीं मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तराखंड खाद्य विभाग ने फूड ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है। हैदराबाद में ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज एक फूड ग्रेन एटीएम मशीन को यहाँ पर स्थापित किया गया है और फूड ग्रेन एटीएम मशीन अपने आप में एक इस प्रकार की सुविधा है कि हमारे लाभार्थी कम समय में और सही क्वांटिटी के साथ में उनको चाहे गेहूं मिलना हो, उनको चाहे फोर्टिफाइड राइस मिलना हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको यहाँ से कम समय में और बायोमेट्रिक व्यवस्था के साथ में उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी। देहरादून के प्रेस क्लब में स्वराज सेवा दल की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और राज्य मंत्री ज्ञानचंद और करणपुर क्षेत्र ग्राम प्रधान वीर बहादुर ने दल की सदस्यता ली। इस अवसर पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि पूर्व विधायक ज्ञानचंद के स्वराज सेवा दल के साथ जुड़ने से दल को मजबूती मिलेगी, साथ ही उनके राजनीतिक अनुभव का दल को ग्राम स्तर पर और बूथ स्तर तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। सरकार में 2 बार उत्तरकाशी से विधायक रहे हैं। कल्याण सिंह जी के शासनकाल में राज्य मंत्री रहे हैं और बहुत ईमानदार, वरिष्ठ और अच्छे कद्दावर हमारे जो विधायक जी हैं श्री ज्ञानचंद जी, इनको आज स्वराज सेवा दल की सदस्यता दिलाई। आपके साथ में हमारे गुजराड़ा करणपुर से वीर सिंह भाई जी ने सदस्यता ली, हमारे लाडपुर से प्रधान जी ने सदस्यता ली, हमारे भुक्कमपुर से हमारे जो प्रधान हैं आपने सदस्यता ली। आज कई पूर्व प्रधानों को और कई हमने जो है अन्य वरिष्ठ नेताओं को आज हमने स्वराज की सदस्यता दिलवाई, इसीलिए आज हमने ये आयोजन। रुड़की में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष आजवाद अली ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सरकार जो नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दे रही है, वह भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वहीं कहा कि सरकार डेंगू महामारी से निपटने में भी फेल साबित हुई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक 1000 का आंकड़ा भी डेंगू मरीजों का क्रॉस नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर डेंगू मरीजों से जनपद के छोटे बड़े अस्पताल भरे पड़े हैं। रुड़की आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हरिद्वार जिले को कहर ढा रखा है और उसके बाद जो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। सरकारी जो अस्पताल हैं केवल नाम मात्र रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ किसी को कोई इलाज नहीं मिलता है। और रेफर सेंटर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं अधिकतर जो है नेताओं के संरक्षण में है, नेताओं के रिश्तेदारों के हैं, तो इसीलिए वो रेफर और लूट खसोटने का काम जो जनता को कर रहे हैं। गरीब जनता आज दम तोड़ रहे हैं लेकिन उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहती है, बिल्कुल भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यही है कि जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो लोग पात्र थे बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। जो मुआवजा राशि, जितना मुआवजा मिलना चाहिए थे, नाम मात्र दी जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से डेंगू और वायरल ने पूरे प्रदेश में त्राहिमाम जैसी स्थिति बना रखी है और खासकर हरिद्वार जिले में तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। और डेंगू और वायरल पे भी राज्य सरकार एक निरीक्षण समिति बनाए, कमेटी बनाए। तो इन 2-4 चीज़ों को लेकर आज हमने प्रेस की है। यदि राज्य सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो हम इसको पूरे उत्तराखंड में मजबूती से उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बारिश होने से शहर में जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मौसम की दूसरी बार बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि बर्फ को देखकर यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्री यहां जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
उधम सिंह नगर जिले की पुलभटवा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मदरसे में बंधक बनाए गए 24 बच्चों को रिहा करवाया। यह अवैध मदरसा पुलभटवा थाना अंतर्गत सिरौली कला क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस ने मदरसे को सील कर मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलभट्टा पुलिस को किचवा के ग्राम सिरौली कला में जामिया नगमा खात्मा नाम से अवैध मदरसा संचालित होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस ने मदरसा में छापा मारा तो मदरसे के एक अंधेरे कमरे में 24 बच्चे मिले। पुलिस ने इन सभी बच्चों को मुक्त करवा दिया है। कि अनाधिकृत रूप से मस्जिद का सेकंड फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा एएसआई गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तो तुरंत हमारा एसओपी गए वहां पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अनधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो सेकेंड फ्लोर में, मस्जिद के सेकेंड फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दौरों में निवेशकों को आकर्षित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 11,925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू इसको लेकर साइन किया जा चुका है। सीएम के दुबई दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि यह इन्वेस्टर समिट आने वाले समय में उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा और उत्तराखंड के युवाओं को प्रदेश में रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने लंदन में भी कई हजार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे उनके प्रवास के दौरान। इस बार भी दुबई में गए हैं, वहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। लगभग कल 12,000 करोड़ रुपए के लगभग एमओयू साइन हुए। आज भी उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, आज भी एमओयू साइन होने वाले। मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा। इस पर सरकार फोकस होकर काम। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। लंदन यात्रा के बाद सीएम धामी अब यूनाइटेड अरब की यात्रा पर है, जहां वे निवेशकों से लगातार बैठक कर रहे हैं। यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अबू धाबी में बन रहे BAPS मंदिर पहुंचे और मंदिर में कार सेवा भी उन्होंने की। मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, उस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान, सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। भगवानपुर के रायपुर में बल्ब बनाने की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिली थी कि नारायण इंडस्ट्रीज रायपुर इंडस्ट्रीज एरिया भगवानपुर में भीषण आग लग गई। मौके पर प्रभारी भगवानपुर और प्रभारी रुड़की के नेतृत्व में 3 गाड़ियों ने आग बुझाना शुरू किया। CFO हरिद्वार भी मौके पर पहुंचे और आग को बढ़ते हुए देखकर मायापुर हरिद्वार से 2 गाड़ियां, लक्सर और देहरादून से 2 गाड़ियां, वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 2 गाड़ियां मौके पर मंगाई गई। करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। दो कंपनियों के वेयरहाउस और एक कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। नहीं, जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह हैं वो सब खाली करा दी गई हैं। बाकी इनका जो भी केमिकल और ये सब रखा हुआ है वो भी हम लोग खाली करवा दिया है। फायर यूनिट्स 2
सहारनपुर से आई हैं, बाकी 2 देहरादून से और 6 के आसपास हरिद्वार जिले से आई। वो जांच के बाद पता चल पाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। उत्तराखंड में पलायन आयोग के सर्वे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि रिवर्स पलायन को लेकर सरकार दावे कर रही है, लेकिन जो लोग वापस आए हैं वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अभी भी 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। पलायन की सरकार लगातार दावे कर रही है और कोरोना काल में तो जो है रिवर माइग्रेशन के लिए सरकार ने बाकायदा कैंपेन चलाया और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप देखिए कि कितने नौजवान वापस आए। जो भी वापस आए वो जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए और साल भर बाद फिर वापस लौट गए। तो रिवर माइग्रेशन की बात सरकार लगातार करती है। अभी भी सरकारी बैंकों में 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं बेरोजगारों के रोजगार के लिए। आप पहले उनको तो निपटाइए। जब आपकी नीतियां सरल नहीं होंगी, आप सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बेरोजगारों के हित में नीतियां बनेंगी, फिर ये बेरोजगार जो है निराश होकर के क्यों लौट रहे हैं? क्यों पलायन लगातार बढ़ रहा है? सीमांत गांवों का विकास होना चाहिए, वहां पर पलायन रुकना चाहिए। ये राष्ट्र हित में भी है, प्रदेश हित में भी है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है। धरातल पर अगर विकास होगा, रोजगार नौजवान को मिलेगा, व्यवस्थाएं राज्य में सुधरेंगी तो वो दिखाई देंगी ना। वो दिखाई नहीं दे रही हैं। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि इंडिया इंटेलिजेंस ने तय किया है कि सत्ता में आते ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। देश भर में 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार इसे टालती रही। उन्होंने जातीय आधारित जनगणना जल्द कराए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन 2024 में आता है तो यह उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहेगा। अलायंस ने इस मांग को किया है, हमने बहुत सुविचारित तरीके से किया है। देश जब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं। वो तभी तो पता चलेगा जब इस तरीके से जनगणना होगी, ताकि भविष्य की नीतियां उसके अनुसार तैयार किया जा सके और उसमें उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को और लाभ होगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय आधार पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। जब सब पिछड़ों की बात आएगी तो पिछड़े हुए उत्तराखंड को भी उसका लाभ मिले। उत्तराखंड एसटीएफ ने 22 लाख रुपए की कीमत के अवैध अफीम के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर मलकीत सिंह को यूपी उत्तराखंड के कालागढ़ बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ का कहना है कि काफी समय से ड्रग तस्कर मलकीत सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ कई राज्यों में ड्रग तस्करी करता था, जिसकी गोपनीय सूचनाएं मिली। इसी के आधार पर एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार ड्रग तस्कर से उत्तराखंड एसटीएफ फिलहाल पूछताछ कर रही है। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में किन्नरों का इलाका 2.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए देने और चेक सौंपने के वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर थाने के समीप गोमती नदी के तट पर किन्नरों का निवास स्थान बताया जाता है। इस बीच चर्चा थी कि देहरादून से कुछ किन्नर बागेश्वर आकर इलाके और जमीन का सौदा कर रहे हैं। इस बीच गोमती नदी के किनारे का इलाका 2.5 करोड़ में बेचे जाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले की शिकायत की गई है। देहरादून में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विजिलेंस को सक्रिय करके लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ताजबार जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी करके सभी ड्रग इंस्पेक्टर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दवाइयों के क्वालिटी की जांच करने की रिपोर्ट के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि उस पर कोई भी
आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उसके तत्काल कार्रवाई। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व की देहरादून में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हरियाणा के अंबाला से आए कारीगर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण सहित अन्य पुतले बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार रावण दहन में रिमोट तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार देहरादून के निवासी विजयदशमी में 131 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होते हुए देखेंगे, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। हरियाणा से आए तेजिंदर सिंह चौहान का कहना है कि इस साल रावण के पुतले को 3000 मीटर कपड़ा, 24 फुट हाइट के 520 बांस, 25 क्विंटल लोहे से बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उत्तराखंड के बीच में पहली बार ऐसा रावण का पुतला ये बन्नू बिरादरी का जो परेड ग्राउंड में दशहरा होता है देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण और आकर्षक रावण का पुतला है। इसकी ऊंचाई 131 फुट है और इसको इस बार रिमोट कंट्रोल के द्वारा दहन किया जाएगा। इसमें 12 पॉइंट रिमोट कंट्रोल के फिट किए गए हैं और इको फ्रेंडली क्रैकर्स इसके बीच में इस बार लगाए गए हैं और वो 12 पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप जो हमारे चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम के होंगे। पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। हमारा ये 131 फुट का रावण पुतला तैयारी में है पूरा, और तैयारी करते हुए हमारे जो इस बार चौधरी तेजिंदर सिंह जी हैं बराड़ा से आए हुए हैं, उन वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जो टीम आई है उन्होंने तो रूप दिया ही दिया, उसके साथ साथ हमारी अपनी टीम ने अलग रूप दिया और भव्य लंका है इस बार 35 बाय 35 की, और उसके आगे भी 2 राक्षस के पुतले हैं, वो भी ऐसे ही लगेंगे, जीते जागते राक्षस लगेंगे आपको। और शोभा यात्रा की तैयारी है हमारी, भव्य शोभा यात्रा है, उसमें भी नई झांकियाँ हमने तैयार करी हैं, हमारी टीम ने तैयार करी हैं और तैयारियाँ चल ही रही हैं इस टाइम, और बड़े ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और बढ़िया तैयारी। हरिद्वार के सड़कुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में किराए पर रह रही युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान प्रमोद पाल ने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लड़की बिजनौर जिले की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव के निवासी आशीष भाई, उनके मकान पे एक किराए में लड़की रहती थी अपनी सहेली के साथ में। तो वो सहेली 2-3 दिन से इससे अलग है, वो कहीं और रहती है अपनी बहन के साथ में। या उसके कोई घर में उसका कोई घटना जानकारी हुई है कि घटना हुई है तो वहाँ पे गई हुई है, जानकारी हुई कि इसकी इसने सुसाइड कर लिया अपना। तभी हमने संबंधित थाना जो हमारा सिडकुल है, एसओ सिडकुल साहब को अपना फ़ोन किया, वो आए हमारे और प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद है। तो उसकी अंतिम ये पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पे रहती थी, यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। ये सुबह से इनका दरवाज़ा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आस-पास के लोगों ने गतिविधि पाई और देखा तो फांसी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस को करीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई कर। परिजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके साथ यही पता चला है कि लड़की यहाँ पे किराए पे रहती थी और कहीं काम करती थी। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये परिजन के साथ नहीं रहते। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।